नमस्कार। कोरोना से बचाव के लिए देश भर में तीसरी यानी बूस्टर डोज का दौर चल रहा है, लेकिन लोगों में एक दुविधा है, खासकर उन लोगों में जो या तो हाल ही में दूसरी डोज ले चुके हैं या उनमें जो ओमिक्रॉन के संक्रमण से हाल ही में रिकवर हुए हैं। दोनों ही केस में उनके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ गई है। अब वे पेशोपेश में हैं कि बूस्टर डोज अब लें या बाद में लें। डॉक्टर्स भी इस मुद्दे पर एक मत नहीं है। कुछ डॉक्टरों का मानना है कि दूसरी डोज और बूस्टर के बीच 9 महीने का जो गैप रखा गया है उसे 6 महीने कर देना चाहिए। आइए सुनते हैं डॉक्टर्स क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब, हमने ये भी देखा है, आसपास देखा है और पढ़े लिखे लोगों में देखा है कि कोविड रिकवरी के बाद वो अपने आप बिना डॉक्टर के सलाह के अपने आप ब्लड थिनर लेने लगते हैं, दवाइयाँ लेने लगते हैं, प्रिवेंटिव मेडिसिन, कार्डियो से रिलेटेड। यस, ये कितना सही है? इसमें सही का कोई क्वेश्चन नहीं। कोविड के बाद और मैनिफेस्टेशंस के बाद कोई भी ब्लड थिनर लेना until unless there are definitive indications या अंडरलाइंग कंडीशंस हैं, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ध्यान रखिए, इस बात को समझ कर चलिए। एवरी ब्लड थिनर जो आप लेते हैं उसके साथ एक स्मॉल ब्लीडिंग रिस्क आता है, और वो स्मॉल ब्लीडिंग रिस्क 2 प्रकार का होता है। वो मेजर और माइनर ब्लीडिंग होता है, और वो मेजर ब्लीडिंग अगर ब्रेन ब्लीडिंग कर देता है तो इट कैन बी अ रियल डिजास्टर। तो इसलिए मेडिकल साइंस का जो गोल्डन रूल होता है वो हमेशा होता है डू नो हार्म। इसलिए कोई भी मरीज, कोई भी लोग जो सुन रहे हैं वो इस चीज को ध्यान रखें। सेल्फ मेडिकेशन इज डिजास्टर्स। आप कोई भी मेडिसिन लें, अपने डॉक्टर्स के कंसल्ट में लें। मेरे भी कई मरीज ऐसे थे जिनको हमने ब्लड थिनर्स एडवाइस किए पोस्ट कोविड, लेकिन मॉनिटर्ड और स्ट्रक्चर्ड वे से दिए, और जब हमें लगा दिस इज नॉट इंडिकेटेड, हमने उसे इमीडिएटली विड्रॉ किया। इसलिए दवाइयां एंड सेल्फ मेडिकेशन इज वेरी वेरी हार्मफुल। और इसलिए मैं आपको एक बात और भी बोलना चाहूंगा जिसको आप सब समझ कर चलें, जिसको मैं कहता हूं इडियट सिंड्रोम। इडियट सिंड्रोम जो होता है वो है इंटरनेट डिराइव्ड इंफॉर्मेशन ऑब्स्ट्रक्टिव ट्रीटमेंट। ये बहुत कॉमन है, दिस इज अ नोन एंटिटी। तो इसलिए सब डॉक्टर्स को, सब पेशेंट्स को इस चीज को समझ कर चलना है, क्योंकि आज इंटरनेट पर इतना इंफॉर्मेशन है कि आप चेस्ट पेन टाइप करेंगे तो वो प्रूव कर देगा कि आपको कैंसर है। ये गलत है। वो आपको हर दवाई के लिए एलिजिबल शो करता है। इसलिए इंटरनेट के द्वारा सर्च ना करें, आप अपनी सर्च को किसी और चीज में लगाएं, लेकिन ये डॉक्टर्स का कार्य उन्हीं को करने दे। एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके वो डिसीजन ले, लेकिन इंटरनेट डिराइव्ड इंफॉर्मेशन हमेशा आपके ट्रीटमेंट को। अगर किसी को हार्ट एलिमेंट पहले से है तो क्या उसको बूस्टर डोज लेना चाहिए? क्या इसके कोई साइड इफेक्ट है? Irrespective of any ailment, irrespective of any condition, until and unless यदि आपको कोई एक्टिव इन्फेक्शन चल रहा है, कोई एक्टिव फीवर है, कोई एक्टिव इन्फ्लेमेशन है, booster dose is not contraindicated. It should be taken by most of the individuals. तो ये हमारे लिए मिथ्स हो जाते हैं। तो अगर कोई भी एलिमेंट अगर आपको है तो आप उसको ले सकते हैं। हार्ट अटैक के मरीज हैं, कोई और बीमारी है, आप उसको ले सकते हैं। बूस्टर डोज गोइंग टू गिव यू सिग्निफिकेंट बेनिफिट, और ज्यादातर मरीजों में देखा गया है, इवन इन मोरिबेंड पेशेंट्स भी, उन लोगों के अंदर ये कोई भी हार्म प्रोड्यूस नहीं करता है। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि यदि आप एलिजिबल हैं, आप बूस्टर डोज जरूर लीजिए। ये जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो कितने दिनों के लिए होता है, और इस नेचुरल इम्यूनिटी के बीच में ही क्या इसकी जरूरत है बूस्टर की, या उस पीरियड के बाद लिया जाए? ये बहुत अच्छा आपने सवाल उठा दिया। देखिए, ये जो वैक्सीन की इम्यूनिटी जो रहती है उस समय के साथ हमको ज़्यादा जानकारी आती गई है। अभी हम समझते हैं 6 से 9 महीने रहेगी। अब इसमें 2 एस्पेक्ट देखिए। जब किसी को इन्फेक्शन होता है या वैक्सीन लगती है तो इम्यूनिटी आती है। उसके बाद अगर वो इम्यून हो जाता है, वो जिंदगी भर के लिए इम्यून नहीं होता है। 2 चीजें उसमें आती हैं। एक तो इंसान की जो इम्यूनिटी है वो समय के साथ फेड करती है, 6 से 9 महीने के अंदर फेड करती है। 9 महीने मान लीजिए पहले था, अब सोच रहे हैं कि हम थोड़ा जल्दी दें, उसका कारण है। तो एक तो इम्यूनिटी फेड करती है जिसकी वजह से उसको रिस्क लगता है कि वो ओमिक्रॉन हो या कोई भी कोविड हो, लग जाएगा, या कोई भी वायरस हो। दूसरी चीज ये होती है कि जो वायरस है वो ज्यादा चुस्त हो जाता है। उसकी हजारों म्यूटेशंस आ चुकी हैं, और हल्की हल्की जो म्यूटेशंस आती हैं वो हो सकता है कि पुरानी जो आपकी वैक्सीन चल रही है उससे पूरी अच्छी तरह से कवर नहीं हो। और इसके ऊपर साइंस की एक बहुत अच्छी रिसर्च आई थी और डॉक्टर ब्लूम की, फ्रेड हचिसन सेंटर से,
उन्होंने क्या करा कि 1980 के दशक के उनके पास कुछ ब्लड सैंपल थे। तो हमको ये पहले जान लेना चाहिए कि 1980 के दशक में भी ये कोरोना वायरस आता था। कोविड जो है उसका भयंकर रूप है, लेकिन जो कोरोना वायरस की कैटेगरी है वो उस समय भी थी। तो उन्होंने उस सैंपल को लेके देखा कि उस समय जो कोरोना वायरस था वो था 229E, उसके अगेंस्ट वो काम करता था, कारगर था। जब वो और 8-10 साल आगे निकल गए, 1990 के दशक में आ गए, तो उन्होंने देखा उसका असर कम होता जा रहा है। उसकी इम्यूनिटी वही थी इंसान की, लेकिन वायरस बदलता जा रहा था। एक चीज जो दो और देखने को उसमें आई कि जब आप वैक्सीन लगाते हैं, अगर वायरस अपना रूप बदल भी लेता है तो उसके अगेंस्ट वो इफेक्टिव रहता है, उतना नहीं रहता जितना कि शुरू में था। इसीलिए जो है नई जो वैक्सीन बनती है उसमें नए म्यूटेंट्स जो है वो इनकॉर्पोरेट कर दिए जाते हैं। तो और अभी इस साल के एंड तक नई इसके वो वैक्सीन आ जाएंगी। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम वायरस को ये मान के चले कि वो फिक्स है और इम्यूनिटी हमारी फिक्स है, तो ये सोच ठीक रहेगी। डॉक्टर साहब, बूस्टर डोज को लेकर डॉक्टर्स की राय भी बटी हुई है। हमारे शो में ही कुछ दिन पहले कई डॉक्टर ने कहा था कि मास वैक्सीनेशन के बजाय फोकस्ड वैक्सीनेशन होना चाहिए। तो आपकी क्या राय है, बूस्टर डोज की अभी जरूरत थी? ये जो कोविड का प्रकोप आया, पैंडेमिक आया, उसमें फोकस्ड वैक्सीनेशन मेरे को समझ नहीं आ रहा है। जब हमने 2 साल पहले शुरू करा था तो हमको ऐसा महसूस होता था कि बुजुर्ग लोग हैं, कोमॉर्बिडिटीज वाले हैं, उनको पहले देना चाहिए, हेल्थ केयर वर्कर्स को देना चाहिए। वो फोकस्ड सेगमेंट इसलिए समझ में आता है क्योंकि उसमें कोविड का रिस्क ज्यादा होता है। अब इस स्पेशल सेगमेंट को निकाल दिया जाए तो पब्लिक में जो कि 60 साल से नीचे हैं या 6 साल से नीचे हैं, उनमें जर्नल दिया जाए या कोमॉर्बिडिटीज के साथ दिया जाए, उसके बारे में कोई ज्यादा चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। वो इसलिए पहले हम सोचते थे कि बच्चों में शायद ये इतना आता नहीं है, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, हमारे देश का जो डेटा आया है और जो वेस्टर्न कंट्रीज से डेटा आया है, उसमें आया है कि ये इन्फेक्शन बच्चों में उतना ही कॉमन नहीं, उससे अधिक कॉमन है। सिर्फ ये कि उसकी मैनिफेस्टेशन या तो अलग होती है या हल्की होती है। अभी लास्ट वीक अमेरिका का डेटा लीजिए आप, उन्होंने कहा कि पिछले 2 महीने में हमने टेस्ट करके देखा, जो हमारी पॉपुलेशन है जिसको इन्फेक्शन हुआ, देखिए आज की तारीख में आप टेस्ट से ये पता कर सकते हैं कि जो आपकी एंटीबॉडीज हैं वो इन्फेक्शन वाली है कि वैक्सीन वाली है। एडल्ट लोगों में इन्फेक्शन आधों को हो गया है अभी फरवरी तक, और बच्चों में 3/4 में हो गया है। ऐसी हालत में ये कहना कि कोई तबका रह जाएगा, अछूता रह जाएगा, उसको वैक्सीन, अगर उसको वैक्सीन नहीं लेगा और उसको कुछ नहीं होगा, तो वो गलत मानना होगा। मेरा मानना ये है कि कोविड जो आया है वो ऐसी तेजी से फैला है, तेजी से आया है कि वो सबको ही ग्रस्त करेगा अगर वैक्सीन नहीं लिया। दिल्ली में तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि इंडिया में अभी सबसे ज्यादा केसेस दिल्ली में आ रहे हैं हर रोज। आपके हॉस्पिटल्स की क्या स्थिति है और क्या ये चिंताजनक है? हॉस्पिटलाइजेशन के रेट्स जो हैं, जो आपने पूछा, हमारे कोविड के जो बेड्स हैं उसमें हॉस्पिटलाइजेशन रेट्स as we have already mentioned कि hospitalization rates 12 times decrease होते हैं after having the 2 doses of vaccine and the booster vaccine। और इसमें भी देखा गया है जो भी पर्सन्स हॉस्पिटलाइज होते हैं उनमें 94% रिडक्शन है ऑन वेंटिलेटरी सपोर्ट एंड डेथ्स। तो इट इज़ वेरी गुड कि हमारी, जैसे हम आपको बोलते हैं कि जैसे मैं अपने पेशेंट्स को समझाती हूँ कि हमारे फ्रंटियर पे अगर इंडियन आर्मी मजबूत होगी तो हमारी पाकिस्तानी आर्मी कम घुसपैठ कर पाएगी, और घुसपैठ करे भी ये भी तो छोटा मोटा नुकसान करके निकल जाएगी। So similarly, this is what is vaccination for the lay people, कि अगर हम वैक्सीन लगवा रहे हैं तो हमारी जो बॉडी के अंदर इम्यूनिटी है और या हमारी बॉडी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ जाती है, और उसके कारण हम अपने रोगों से निपटने के लिए हमारी तैयारी रहती है। ओमिक्रॉन स्पेशली फैलता जल्दी है, बहुत ज़्यादा कंटेजियस है, एक दूसरे से ट्रांसमिसिबिलिटी उसकी ज़्यादा है, लेकिन कई केसेस जो हैं वो घर पे ही छोटे मोटे सिम्टम्स के द्वारा ठीक हो रहे हैं।
किसी सीनियर साइंटिस्ट ने कहा है कि अभी 40 वेरिएंट और आ सकते हैं। ये तो आपने अभी सुना, मैंने उनसे पूछा। मेरा सवाल ये है कि आप कब तक डोज देते रहेंगे इनको, कब तक बूस्टर देते रहेंगे? किसी ठोस दवा पर काम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि 2 साल हो गए हैं इसके आए। देखिए, जो वायरस है उसकी कुछ खासियतें होती हैं जो उसके लिए बेनिफिशियल हैं, और कुछ उसकी जो खासियतें हैं वो होस्ट के लिए बेनिफिशियल है। वायरस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ लाइफ। तो वायरस में म्यूटेशन होना एक नेचुरल प्रोसेस है, वो हमेशा से होते रहे हैं, होते रहेंगे। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि वो कौन से वायरस हैं जो हमें प्रभावित कर सकते हैं या हमारे शरीर में गंभीर बीमारी पैदा कर सकते हैं, जिनको हम वायरस ऑफ कंसर्न कहते हैं। तो अगर वायरस ऑफ कंसर्न डेंजरस बन रहे हैं, वो इस किस्म के बन रहे हैं जैसा कि डेल्टा था जिसमें मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा थी, तो हमें निश्चित रूप से परेशान होने की आवश्यकता है। जब भी हम वैक्सीन इजाद करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर उसका पोर्शन वायरस का आदमी के शरीर में डाल करके उससे प्रतिरोधन क्षमता को पैदा कराते हैं। उसके डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, जैसे mRNA वायरस जो वैक्सीन है उसका तरीका थोड़ा डिफरेंट है। कई बार हम डेड वायरस भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोवैक्सीन में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी जो मेनली जितने वैक्सीन बनाए गए वो एम स्पाइक की प्रोटीन को इस्तेमाल करते हुए बनाए गए। अभी जो हमारे पास नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, वो बेसिकली उसके अंदर जो स्पाइक प्रोटीन है उसमें भी चेंजेस हुए हैं, जिसकी वजह से वो हमारे इन वैक्सीन को मात देने में सक्षम है। लोग बाग हमारे जो साइंटिस्ट हैं लगे हुए हैं कि और वो रिफाइंड फॉर्म में कुछ वैक्सीन बनाएं, लेकिन अभी तक भी जो वैक्सीन बने हैं वो निश्चित रूप से कई मायनों में प्रभावकारी हैं। कई डॉक्टरों ने ये भी कहा है कि जो गैप है बूस्टर डोज लगाने के लिए 9 मंथ्स का, उसको कम करना चाहिए। इवन अडार पूनावाला ने भी ये कहा है। इसके पीछे क्या साइंटिफिक तर्क है या कोई कमर्शियल तर्क? बिल्कुल सर, साइंटिस्ट, जैसे मैंने कहा कि हम लोग स्टडीज इसके अभी देयर आर स्टिल ऑनगोइंग स्टडीज अबाउट बूस्टर डोजेस, बिकॉज कई सारे नए वैक्सीन आ रहे हैं, अलग अलग तरह के वैक्सीन, कुछ वेक्टर बेस्ड थे, कुछ प्रोटीन बेस्ड है सर, कुछ mRNA बेस्ड है। और अलग अलग वैक्सीन को देखते हुए सबने ये कंक्लूड किया कि हर एक वैक्सीन के बाद मोस्टली जो IgG एंटीबॉडी का हाफ लाइफ था सर, वो तकरीबन 4 से 6 महीने में आ रहा था। That is, it was at its peak in about 4 to 6 months after previous vaccine, after the vaccination dose. So hence एक उन्होंने एक विंडो पीरियड दिया था जिससे ये कहा जाता है कि 6 months एक टाइम होना चाहिए उसको लगाने के लिए। But considering the scarcity and the production rate at which अभी vaccination बन रहे हैं सर globally, not just our country but globally, इवन आफ्टर द फर्स्ट डोज हम लोगों को लग रहा था कि सेकेंड डोज की पॉपुलेशन को कवर करना मुश्किल हो सकता है, बिकॉज वायरस भी उतनी तेजी से फैल रहा था, पॉपुलेशन भी उतनी तेजी से इन्फेक्ट हो रहे थे। बट हैविंग टू कंसिडर कि इतने सारे वैक्सीन्स अभी है एंड मोस्टली एटलीस्ट वी आर लकी इनफ कि हमारे कंट्री में वो इजीली अवेलेबल है। मैक्सिमम पॉपुलेशन हम ऑलमोस्ट कंप्लीट वैक्सीनेट कर चुके हैं, एटलीस्ट द हाई रिस्क पॉपुलेशन हम ऑलमोस्ट नियरिंग टू कंप्लीशन ऑफ आवर वैक्सीनेशन। तो लग रहा है कि बूस्टर डोजेस का ड्यूरेशन भी इसी को देखते हुए हम 6 to 9 months के ड्यूरेशन में भी किया जा सकता है। मेरा आपसे सवाल ये है कि कई देशों में 4 डोज लग चुके हैं, इजराइल में 4था डोज अभी लग रहा है और वहाँ इन्फेक्शन भी फैल रहा है और नए वेरिएंट्स भी आ रहे हैं। तो जैसा कि प्रोफेसर नरेश गुप्ता ने कहा कि क्या ये एडिशनल डोज सीवियरिटी रोकने के लिए है? जी, ये बहुत ही वैलिड सवाल है, क्योंकि हम सब के मन में यही क्वेश्चन आ रहा है, खासकर अभी क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल सबके लिए ओपन है और हर एक कंट्रीज के अपने अपने रूल है बूस्टर डोजेस को लेके। लेकिन सर जब ये ब्रेक थ्रू इन्वेंशन हुआ था, जब ये वैक्सीन आया था, तब जब हम फर्स्ट डोज की बात कर रहे थे तो ये देखा गया था कि फर्स्ट डोज का जो इफेक्ट है वो तकरीबन 90 डेज तक लास्ट करता है। माने हमारे एंटीबॉडीज पीक होते हुए 90 डेज तक इसका ड्यूरेशन पूरा लास्ट करते हैं और उसके बाद वो जो है उसका वेनिंग देखा गया था, माने उसका इफेक्ट जो है वो कम होता हुआ देखा गया था। हेंस वी थॉट कि एक सेकेंड डोज भी होना चाहिए। सिमिलरली सर जब सेकेंड डोज लगाया गया उसके बाद भी कई सारे स्टडीज हुए, वेरियस पॉपुलेशंस में, अलग अलग कंट्रीज में स्टडीज हुए और मोस्टली सारे
सारे जो स्टडीज थे उसका एक कंक्लूजन ये बना था कि जब भी हम सेकेंड डोज लगा रहे हैं उसके भी अराउंड 6 to 12 months के बाद जो ये इफेक्ट ऑफ एंटीबॉडीज है जिसको हम स्पाइक प्रोटीन IgG स्पाइक एंटीबॉडी कहते हैं, उसका जो पीक है वो भी हमने देखा था कि वो डिक्लाइन हो रहा है लोगों में थ्रू वेरियस स्टडीज एंड टेस्ट। तो फिर ये कंक्लूड हुआ कि एंड इन द सेम टाइम ऑफ कोर्स वायरस म्यूटेट हो ही रहा था और हम देख रहे थे कि अलग अलग तरह के वेरिएंट्स हम फेस कर रहे हैं, उससे रिलेटेड अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस और अलग अलग सिम्टम्स देखे जा रहे थे लोगों में। सो विद दैट आई थिंक जो वेरियस म्यूटेशंस और अलग अलग कंट्रीज में प्रेजेंटेशंस हो रहे थे, उन्होंने अपने ही पॉपुलेशन में ये स्टडीज करके कंक्लूड करने की कोशिश की कि ये स्पाइक IgG एंटीबॉडी जो है ये कितने दिनों तक लास्ट कर सकता है। हेंस दे ईच ऑफ देम केम टू अ कंक्लूजन सेइंग कि हमको इस ड्यूरेशन में बूस्टर डोज की जरूरत पड़ सकती है टू प्रिवेंट फ्रॉम कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू द वायरस। हेंस अलग अलग कंट्रीज ने अपने रूल्स बनाए, बट WHO ने इसको हमारे लिए बहुत ही एक सारी स्टडीज को क्यूमुलेटिव एक कंक्लूड किया उस टाइम की 4 to 6 months जो है वो एक आइडियल गैप माना जाएगा फ्रॉम द फाइनल प्रिलिमिनरी जो वैक्सीनेशन है हमारा, दैट इज फ्रॉम द सेकेंड डोज। डॉक्टरों की बातों से एक बात तो जाहिर है कि हमें बूस्टर डोज ज़रूर लेनी चाहिए। फिलहाल तो सरकार ने जो 9 महीने का गैप निर्धारित किया है उसे ही ध्यान में रखना होगा। वायरस इन्फेक्शन के गंभीर परिणामों से बचने के लिए हर एलिजिबल व्यक्ति को बूस्टर डोज लेना चाहिए। नमस्कार।